ये 160 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट, जिसको हम ताइवानी स्ट्रेट बोलते हैं, जिसके एक साइड पे रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरी साइड पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आप सोचेंगे कि ये दो चाइना किस तरह? सर जी, चाइना तो दो ही हैं, अब असली कौन सी और नकली कौन सी, ये हम आज देखते हैं। Taiwanese people have been used to dealing with China's threats. Taiwan is conducting its largest ever military drills with China. China's message, you are not the sovereign country. The imbalance in the Taiwan Strait has become wider and ताइवान का इशू समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है चिंग डायनेस्टी की, जब चाइना के पास ताइवान आ गया। अब इसके बाद पहली साइनो जापानीज वॉर हुई जिसमें चाइना हार गया, जिसकी वजह से ताइवान को जापान को देना पड़ा। मगर फिर हुआ कुछ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान हार गया तो चाइना ने ताइवान को अपने पास वापस ले लिया। ये वो टाइम था जब ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। चिंग काई शेक उस वक्त ROC के लीडर थे और ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। अब इसी सब के दौरान माओ ज़ेडुंग, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, वो ROC में बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगे। एक सिविल वॉर हुई जिसमें माओ ज़ेडुंग जीत गए और चिंग काई शेक जो है वो हार गया और माओ ज़ेडुंग ने कम्युनिस्ट चाइना बना लिया, जिसको हम आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ यूं हुआ कि जो चिंग काई शेक थे उन्होंने अपनी फोर्सेस सब कुछ लेके वो ताइवान की तरफ चले गए और उधर रिपब्लिक ऑफ चाइना बना लिया। और ये वो टाइम था जब दो चाइना सामने आ गए, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक खाली रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक वो जो कम्युनिस्ट था और एक वो जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर था। अब इस टाइम सबसे बड़ा मसला ये था कि असली चाइना की यूनाइटेड नेशंस में सीट किसको मिलेगी। उस टाइम तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास वो सीट थी, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे थे। अब जैसे जैसे यूएसए की प्रायोरिटीज चेंज होती नहीं, इसी तरह दुनिया की भी प्रायोरिटीज चेंज होगी। कोल्ड वॉर में स्ट्रेटेजिकली चाइना यूएसए को बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को उन्होंने साइड कराया और असली यूनाइटेड नेशंस की सीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो बीजिंग वाला चाइना है, उसको दे दी। अब आते हैं 1992 पे, जब दोनों साइड के लीडर्स बैठे और उन्होंने एक कंसेंसस की, जिसको हम बोलते हैं चाइना ताइवान कंसेंसस। अब इस कंसेंसस मसला कुछ यूं था कि इसमें एग्रीमेंट वर्बल हुआ था और दोनों साइड्स इस एग्रीमेंट को अपने तौर तरीके से लेती हैं। फिर हम आ जाते हैं 2000 में, जब ताइवान में इलेक्शन होना शुरू हुआ और इस इलेक्शन के बाद जो पार्टी पावर में आई वो पार्टी ताइवानीज इंडिपेंडेंस को ओपनली बैक करती थी और चाइना को ये बात अच्छी ना लगी। इस वजह से चाइना ने एक लॉ पास किया जिसको हम बोलते हैं एंटी सेसेशन लॉ। अब ये एंटी सेसेशन लॉ मैं आपको पूरा पढ़ के तो नहीं सुना सकता, मगर इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके आगे रखता हूँ। इसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली वन चाइना इन द वर्ल्ड, बोथ द मेनलैंड चाइना बिलोंग टू वन चाइना, चाइना's sovereignty and territorial integrity brook no division, safeguarding China's sovereignty and territorial integrity is the common obligation of all Chinese people and the Taiwanese compatriots included। अब ये तो लॉ का स्टार्ट में था। इस लॉ के एंड में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, in the event of Taiwanese independence, secessionist forces should act under any name or by the mean to cause the fact of Taiwanese succession from China or the major incidents entailing Taiwanese succession from China should occur, or that possibilities of a peaceful reunification should be completely exhausted. The state shall employ non-peaceful means and other necessary measures to protect China's sovereignty and territorial integrity। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर डिप्लोमेसी से कोई काम ना हुआ तो चाइना वॉर की तरफ चला जाएगा। मतलब चाहे जो भी हो जाए, चाइना ताइवान को अपने हाथ से निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो उसे एक अपना रोग नेशन समझते हैं, एक ऐसा नेशन जो उनकी हाथ से टूट के निकला हुआ है और वो उन्हीं का हिस्सा है। अब आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि यूएसए समेत तमाम वेस्टर्न कंट्रीज वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करती हैं। अभी सिर्फ 14 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ताइवान को एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम किया हुआ है। अगर यूएसए वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज वन चाइना पॉलिसी बिलीव करती हैं, तो फिर सोचने की बात यह है कि ताइवान यूएसए के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो हम ये कह सकते हैं कि यूएसए को जो उंगली करने की आदत है, मगर इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ताइवान यूएसए के लिए स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर देखें जूम आउट करके तो आपको नजर आएगा कि जापान, ताइवान और साउथ कोरिया, ये तीनों साउथ ऑफ चाइना है। और साउथ ऑफ चाइना का मतलब यह है कि यूएसए को चाइना पे कहीं ना कहीं से नजर रखनी है और वो नजर वो इन तीन कंट्रीज से रखता है। यूएसए को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए है इस रीजन में, ताकि वो चाइना को स्ट्रेटेजिकली हर्ट कर
सके। और इसी वजह से यूएसए चाहता है कि उसका होल्ड ताइवान पे, और वो ताइवान की वजह से चाइना को बार बार तंग करता है। दूसरी वजह जिसके बारे में मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि जो यूएसए की फजूल में उंगली करने की आदत है, यूक्रेन को नेटो करके वॉर में धकेल दिया, और अब ताइवान को भी अपनी बैक दे के जो है ये वॉर में धकेलने के चक्रों में। अब ये इशू ज्यादा गैसलाइट हुआ जब यूएसए की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर, जो उनकी आप कह लें असेंबली की स्पीकर है, नैंसी पेलोसी, उन्होंने ताइवान का विजिट किया। अब यूएसए जो है उनकी गवर्नमेंट, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कहती है कि हमारी तरफ से ये विजिट की इजाज़त नहीं दी गई थी, ये उनका पर्सनल विजिट था। मगर शायद यूएसए को पता नहीं है कि ना चाइना ना ही पूरा मुल्क जो है वो खाने को मम नहीं बोलता, कि उनको नहीं पता कि किसकी डिसीजन होता है और किसका नहीं। मगर यूएसए ने ये की स्पीकर ने ये विजिट कर लिया, और इस विजिट में उन्होंने स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, आर्म्स डील और इस तरह की काफ़ी चीज़ों पे मुआहदे और डील्स पे बात की। अब ये बात याद रखी जाए कि नैंसी पेलोसी के इस विजिट से पहले चाइना के प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बात साफ बोली थी कि ताइवान के ऊपर यू आर प्लेइंग विद फायर, यानी ये हमारा मसला है, हमारा इंटरनल मसला है, हमें इससे डील करने दे, आप इसके बीच में ना आए। मगर यूएसए फिर भी आ गया। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि क्या ये भी एक यूक्रेन 2.0 बनेगा या नहीं। ये डिपेंड करता है कि चाइना की इस पॉलिसी से ताइवान को देखता है। अगर चाइना को ये लगा कि हमसे डिप्लोमेटिकली हल नहीं हो रहा, हमने जंग की तरफ ही जाना है, तो ताइवान चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात जो है वो साफ है। हाँ, अगर यूएसए ताइवान की मदद करता है इस जंग में, तो शायद ताइवान के पास एक चांस ऑफ विनिंग हो। मगर बात यही है कि अगर यूएसए ने ताइवान को ओपनली बैक किया और उनकी आके फोर्सेस की मदद की, तो इट वुड टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3। मगर इस जंग में जाने से पहले चाइना ने अपने एंटी सेसेशन लॉ को भी देखना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले जो लॉ मैंने आपके सामने पढ़ा था, उसका एक आखिरी आर्टिकल, जो आर्टिकल 9 है, वो कुछ यूं कहता है: इन इवेंट ऑफ एम्प्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग नॉन पीसफुल मीन्स एंड अदर नेसेसरी मेजर्स एज प्रोवाइडेड फॉर दिस लॉ, द स्टेट शैल एक्सर्ट इट्स utmost to protect the lives, property and other legitimate rights and interests of the Taiwanese civilians and foreign nationals in the Taiwan, and to minimize losses at the same time. The state shall protect the rights and interests of the Taiwan compatriots in other parts of China in accordance with the law. अब ये तो कंफर्म है कि ताइवान को चाइना ने अपने अंडर लेना ही लेना है, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, पीसफुली हो या फिर फोर्सफुली हो। बेशक कोई लॉ हो या ना हो, जब भी जंग होती है उसमें लॉज नहीं देखे जाते, उसमें सिर्फ कोलैटरल डैमेज होता है, और वही कोलैटरल डैमेज कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।